नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूं आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर। और आज की सीरीज में हम हल करेंगे इनसे संबंधित प्रश्न। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो देखिएगा साथियों, आपके पहला ऑप्शन है वार्तालाप कौशल, दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न, तीसरा है परियोजना कार्य और चौथा ऑप्शन है मौखिक प्रश्न। तो प्रश्न को एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए, तो देखिए यहाँ पर मूल्यांकन से संबंधित यानी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। तो मूल्यांकन दो प्रकार से होता है, एक तो रचनात्मक होता है और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। कितना प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है, एक तो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है, जैसे कि आपकी त्रैमासिक हो गई, अर्धवार्षिक हो गई और वार्षिक हो गई। और रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ये वर्ष भर चलता रहता है। और रचनात्मक मूल्यांकन में उसकी हर एक्टिविटी, हर क्रियाकलाप को, बच्चे के हर क्रियाकलाप को ध्यान में रखा जाता है और उसके आधार पर रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है, रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपगम नहीं है? क्या वार्तालाप कौशल होगा? तो वार्तालाप कौशल तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चा वार्तालाप में किस प्रकार से है, किस प्रकार से अपने विचार रख पाता है, ये रचनात्मक मूल्यांकन में आता है। दूसरा, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य इसमें सम्मिलित होता है क्योंकि बच्चे को हम प्रोजेक्ट वर्क देंगे, कोई ना कोई हम दत्त कार्य देंगे, उसी के आधार पर उसका रचनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। और एक मौखिक प्रश्न, तो मौखिक प्रश्न भी इसमें सम्मिलित होता है। बच्चे से मौखिक प्रश्न पूछना, उसके उत्तर किस प्रकार से आते हैं, क्या विभिन्न बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर आते हैं। तो ये सभी वार्तालाप, परियोजना और मौखिक, ये सभी रचनात्मक निर्धारक होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन में निर्धारक होते हैं। परंतु परंतु बहुविकल्पीय प्रश्न ये आपके योगात्मक मूल्यांकन का हिस्सा होता है। इस कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। क्यों? क्योंकि ये योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और आपके प्रश्न में पूछा है कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं है। तो देखिए, इसमें वार्तालाप होता है, परियोजना कार्य होता है, मौखिक कार्य होता है, परंतु बहुविकल्पीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप आंसर, जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो देखिएगा, ये कहा है स्किनर महोदय के द्वारा। सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। जबकि वुडवर्थ ने क्या कहा है? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। ये दोनों परिभाषाएं देखिएगा जरा, क्योंकि मनोविज्ञान की ये परिभाषाएं बहुत बार पूछी जाती है। तो स्किनर ने तो कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, जबकि वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। ठीक है। और क्रो एंड क्रो की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये तो कहा है क्रो एंड क्रो ने। जबकि स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। और वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। तो ये 3 परिभाषाएं हैं। 3 परिभाषाएं किस किस की? एक तो स्किनर की पढ़ी हमने, जो आपके सामने दिखी गई है, दूसरा है वुडवर्थ की, और तीसरी क्रो एंड क्रो की। ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं आप याद रखिएगा, क्योंकि ये मनोविज्ञान की परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मतलब मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो पहले ही हो चुकी थी, जब 1879 में हम बात करें 1879 में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना हुई। ठीक है। तो हम बात करें जुंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, हाँ, कार्ल जुंग के द्वारा उसी समय से, मतलब इसकी प्रयोगशाला तो स्थापित हो गई थी मनोविज्ञान की। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो है वो 1900 में, यानी हम मान सकते हैं जिसको 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो है वो आया। तो मनोविज्ञान 1900 में, सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान आया, जबकि मनोविज्ञान पहले आ चुका था और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो 1900 में आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और
एक बात और याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान जेबी वॉटसन लेकर आए। शिक्षा मनोविज्ञान कौन लेकर आए? जेबी वॉटसन लेकर आए। जेबी वॉटसन हालांकि व्यवहार का विज्ञान लेकर आए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला अगर पूछे तो शिकागो में स्थापित की गई थी। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला अलग बात है और मनोविज्ञान की प्रयोगशाला अलग प्रश्न है। तो प्रश्न कंफ्यूजन के लिए दे देगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर, तो वो कहाँ पर, शिकागो नगर अमेरिका में स्थापित की गई। जबकि केवल मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिंग नगर जर्मनी में की गई थी। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, प्रश्न है आपके सामने। बुद्धि लब्धि से संबंधित प्रश्न है। तो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले तो वर्गीकरण किसने किया? तो वो टर्मन के द्वारा। सबसे मान्य वर्गीकरण अगर हम माने तो टर्मन ने क्या कहा है? MA बटा CA, MA बटा CA, और गुणा में क्या करेंगे हम, 100 से अगर उसका गुणा कर देंगे तो ये आपकी बुद्धि लब्धि निकल कर आ जाएगी। MA मतलब मेंटली एज और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। तो MA ऊपर आएगी, CA नीचे आएगी, उसका किससे हम करेंगे गुणा? 100 से, तब क्या आ जाएगा? उसका बुद्धि लब्धि निकल कर आ जाएगी। तो ये टर्मन के द्वारा दिया गया सूत्र है। और टर्मन ने अगर हम बात करें तो 90 से 110 के मध्य जो बुद्धि बताई है वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं। और दुनिया में अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। परंतु 110 से 119 के बीच कितने परसेंट? 16% बच्चे होते हैं। और फिर अगर हम इससे नीचे जाएं तो कितने? 80 से 89 के मध्य आ जाते हैं। 80 से 89 के मध्य ये भी 16% होते हैं। कितने? 16% होते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य बुद्धि लब्धि वाले कितने होते हैं? तो 50%। 110 से 119 के मध्य कितने होते हैं? 16%। और 80 से 89 के मध्य कितने होते हैं? वो भी 16% होते हैं। तो यहां पर बात क्या की गई है कि जड़ बुद्धि वाले, तो जड़ बुद्धि वाले जिसको हम बोल सकते हैं मूर्ख भी बोल सकते हैं, जड़ बुद्धि बोल सकते हैं हम उसको। तो वो 70 से कम जिनकी भी बुद्धि लब्धि होगी, यानी 71 70 से कम जिनकी भी बुद्धि लब्धि होगी, वो जड़ बुद्धि वाले यानी डल कहे जाएंगे। तो वो बालक 70 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो जड़ बुद्धि वाले कहे जाएंगे। ठीक है। और मूर्ख तो हालांकि 70% तक होते हैं, वो मूर्ख होते हैं, मोरन होते हैं। परंतु जड़ बुद्धि बिल्कुल ही हीन बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, वो 71 से कम यानी 70 से कम जो बुद्धि लब्धि वाले होते हैं वो जड़ बुद्धि कहलाते हैं। बिल्कुल ही इडियट कह सकते हैं हम उसको। निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, या फिर शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो देखिएगा साथियों, निम्न में से विकास का सूचक कौन सा है? देखिए, आप भी इन प्रश्नों को अपने हिसाब से चूज करके पहले से आंसर चुन के रखिए। मैं नहीं बताता उससे पहले, और बाद में आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं ये कमेंट में बताइएगा। मैं अगले वीडियो में जिसने भी ज़्यादा आंसर लिखे हैं उनका नाम बताऊंगा। तो इस हिसाब से अपने कमेंट में नंबर ये लिख करके लिखिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं और आप किस अवस्था में हैं। ठीक है, तो अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा नंबर, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका विनर्स का नाम बता सकूं। तो देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मकता, या फिर तीसरा ऑप्शन है निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, या फिर चौथा ऑप्शन है शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो देखिएगा, विकास यहाँ पर वृद्धि से संबंधित नहीं है। विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। बिल्कुल सही है, गुणात्मक, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवस्था है, अगर नहीं है आता तो ये सभी हो जाता। परंतु विकास की अवस्था कौन सी है? तो विकास गुणात्मक होता है। मतलब ये संख्यात्मक नहीं होता है। विकास को हालांकि संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, इनको हम गुणों में, जैसे कि किसी की ज्ञान में वृद्धि हुई तो क्या ज्ञान में वृद्धि होना वो विकास कहलाता है हालांकि, परंतु क्या ज्ञान में वृद्धि होना हम संख्या माप सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं माप सकते। तो ये गुणात्मक होता है, बिल्कुल सही है। संख्यात्मक कौन होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि संख्यात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि निश्चित आयु तक चलती है, मतलब एक निश्चित आयु तक व्यक्ति की वृद्धि होती है, उसके बाद उसकी वृद्धि कम पड़ जाती है, यानी वृद्धि रुक जाती है, कम तो नहीं होती है परंतु रुक जाती है। जैसे कि हम मान के चले कि आपकी लंबाई एक निश्चित उम्र यानी युवा अवस्था तक बढ़ती गई, परंतु फिर बाद में वो वैसी की वैसी स्थिर हो जाएगी, तो वो निश्चित उम्र तक चलती है। ये कौन सी बात हो गई? तो ये वृद्धि की बात हो गई। शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक,
तो ये भी वृद्धि होती है। वृद्धि को देखा जा सकता है जबकि विकास को देखा नहीं जा सकता। वृद्धि को देखा जा सकता है मतलब बच्चा छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके शारीरिक अंग मजबूत होते जाते हैं, तो वो भी वृद्धि का सूचक है। तो ये तीनों वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, जबकि गुणात्मकता विकास के अंतर्गत आती है। इसमें गुण होता है, जबकि वृद्धि में संख्यात्मकता होती है। ठीक है, तो ये तीन विशेषताएं तो किसकी हो गई? ये तीन विशेषताएं हो गई हमारी वृद्धि की, और गुणात्मकता विशेषता हो गई हमारी विकास की। तो इस प्रकार से हम विकास और वृद्धि में अंतर करना सीख सकते हैं। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा साथियों, विकास दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल और एक होता है सिफेलोकॉडल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल तो वो होता है जो सिर से पैर की ओर विकास होता है, मतलब पहले बच्चे का सिर बनेगा, उसके बाद उसके हाथ बनेंगे, हाथ तो नहीं, हालांकि पेट बनेगा, फिर हाथ बनेंगे, फिर उसके पैर बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बालक का विकास सिर से पैर तक होता है, तो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको हम कैसे कह सकते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिर से पैर के अगर और विकास हो रहा है तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाएगा, और बालक का अधिकांश विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर ही होता है। और सिफेलोकॉडल क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर, यानी पहले बच्चे की नाभि का विकास होगा, उसके बाद फिर उसका पेट का विकास होगा, फिर उसके हाथ पांव बनेंगे, फिर उसका धड़ बनेगा। इस प्रकार से जो होता है वो सिफेलोकॉडल का विकास होता है। तो बालक में दोनों प्रकार का विकास होता है, परंतु पैर से सिर की ओर कोई विकास नहीं होता है, और दोनों ओर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, मतलब पहले उसका सिर बनेगा, उसके बाद में फिर अंग विकसित होंगे। तो ये सिर से पैर की ओर विकास होना प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है, और केंद्र से परिधि की ओर विकास होना सिफेलोकॉडल कहलाता है। तो ये वर्ड पूछे जाते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है और सिफेलोकॉडल क्या होता है। तो आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? यहाँ पर संस्कार की जगह अब अगर सामाजिकरण आ जाए तो भी यही बात हो जाएगी। ठीक है, सामाजिकरण कह लो या फिर हम इसको संस्कार कह लो, सामाजिकरण कह लो या फिर संस्कार कह लो, एक ही बात हो जाएगी। तो बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? क्या विद्यालय से होता है, क्या परिवार से होता है, क्या सिनेमाघर से होता है, या फिर खेल के मैदान में होता है? तो ये सभी में जो है बालक का विकास होता है और संस्कार मिलते हैं बालक को। ठीक है, परंतु सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उसका परिवार होता है। परिवार में संस्कार बच्चे को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसका सामाजिकरण सबसे ज़्यादा होता है परिवार में। ठीक है, विद्यालय भी एक संस्कार की भूमिका निभाता है, परंतु वो बाहरी तौर पे, औपचारिक तौर पे, जबकि अनौपचारिक तौर पे बालक कहाँ सीखेगा? अपने परिवार में सीखेगा, अपने घर में सीखेगा, अपने बड़े बूढ़ों से सीखेगा। तो इस प्रकार से संस्कार जो होते हैं बच्चे के प्रमुख कारक जो माना जाता है वो परिवार होता है। ठीक है, प्रमुख कारक परिवार होता है, यानी सबसे पहले उसको संस्कार की शिक्षा परिवार देगा। बालक विद्यालय में तो 5 वर्ष की अवस्था के बाद जाता है, परंतु 5 वर्ष की अवस्था महत्वपूर्ण होती है उसके परिवार की। तो परिवार में बच्चे संस्कार सीखते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। हालांकि इन सभी जगहों पर सीखते हैं, संस्कार मिलते हैं। सिनेमाघरों में भी अच्छे अच्छे मूवी देखते हैं तो उससे भी संस्कार मिल रहे हैं। विद्यालय में जा रहा है बालक, अच्छी प्रार्थना बोल रहा है, वो ईश्वर को नाम ले रहा है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे मिलते हैं, गतिविधियों के माध्यम से संस्कार मिलते हैं उसको, खेल के माध्यम से। तो खेल के मैदान में भी मिलते हैं, परिवार में भी मिलते हैं, सिनेमाघर में भी मिलते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा संस्कार बच्चे के परिवार में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा हो सकता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या फिर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या फिर दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या फिर वर्तुलाकार गति होती है। तो विकास का अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था, तो एक और प्रश्न देख लीजिए। विकास का संबंध में कौन सा कथन गलत है? हमें सही कथन नहीं बताना है, गलत कथन बताना है जो विकास को गलत इंगित कर रहा है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? बिल्कुल नहीं, पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य होता है। वो आगमन निगमन विधियां अलग है, परंतु जो विकास जो होता है वो किस में होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब पहले सामान्य चीज़ों का विकास होने लग जाता है, जैसे कि पहले व्यक्ति हाथ पैर चलाना सीख जाता है, उसके बाद फिर शरीर की नियंत्रण सीख जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ही विकास होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ही विकास होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर।
विशिष्ट से सामान्य की ओर किस प्रकार होगा? क्या पहले बच्चा साइकिल चलाना सीख जाएगा और फिर उसके बाद में उसके अंग कार्य करना सीखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है विकास। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दूसरा है विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक मतलब सब में होता है विकास। ठीक है, कोई भी बालक होगा, दुनिया का कोई सा भी बच्चा होगा, बालक बालिका कोई सा भी बच्चा होगा, तो उनका विकास होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही आंसर है। और दिशा सिर से पैर की हो तो और होती है, तो अभी हमने थोड़े समय पहले उस प्रश्न में पढ़ा था, तो उसको क्या कह सकते हैं हम? प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल में दिशा सिर से पैर की ओर होती है। बिल्कुल सही है। और वर्तुलाकार मतलब पहले वर्तुलाकार गति से बढ़ता है बच्चा, ये इस प्रकार से वर्तुलाकार, एक निश्चित दिशा में न बढ़ता, फिर पहले वर्तुलाकार गति से उसका विकास होता है। तो ये इस प्रकार से वर्तुलाकार गति से उसका विकास होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपके विकास से संबंधित। अगला प्रश्न हम, और इसमें सही आंसर आप देख लीजिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर न होकर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर उपयुक्त सभी? तो खेल के मैदान में बच्चे का सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो शारीरिक विकास होता है, परंतु उसका मानसिक विकास भी होता है, उसका सामाजिक विकास भी होता है खेल के मैदान में। क्योंकि खेल के मैदान में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, तो उसका एक तो शारीरिक विकास मतलब खेलेगा खेल के मैदान में तो उसका व्यायाम तो होगा ही सही, उसका मानसिक विकास भी होगा। ठीक है, उसका सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि खेल में टीम भावना से कार्य करना पड़ता है, तो उसका सामाजिक विकास भी ऑब्वियसली हो रहा है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास खेल के मैदान में होते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। कौन सी अवस्था गर्भाधान काल की नहीं है? तो इसका सीधा सा आंसर हमें पता है, परंतु देखिएगा, क्या शेषवावस्था, डिंबावस्था, बीजावस्था या फिर भ्रूणावस्था? ठीक है, इसको डिंब या बीजकरण भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली जो अगर बच्चे की बात करें विकास कहाँ से शुरू हो जाता है उसका, तो उसका हो जाता है सबसे पहले बीज से। मतलब जब से साहचर्य हुआ है, यानी जीरो, जब से उसके बीजारोपण हुआ है बच्चे का, तब से उसका बीजकरण यानी बीजावस्था हो जाएगी शुरू। उसके बाद डिंबावस्था, डिंबावस्था रहेगी वो 0 से 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह तक बालक किस में रहेगा? एक जाइगोट युक्ता नामक प्रक्रिया होती है, उसमें चिपका रहता है एक छोटे से दाने की तरह, तो वो क्या हो जाएगा? डिंबावस्था, यानी डिंब की अवस्था। तो 0 से 2 सप्ताह तक बालक डिंबावस्था में रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दो माह से आगे की प्रक्रिया, दो सप्ताह से 2 माह तक, दो सप्ताह से 2 माह तक बालक किसमें? भ्रूणावस्था में रहता है। भ्रूणावस्था मतलब वो भ्रूण का रूप एक मतलब एक इंसान जैसा बनने लग जाता है। पहले उसका हृदय का विकास होता है, मतलब सबसे पहले अगर बनने वाली प्रक्रिया है तो वो दिल होता है, हृदय होता है वो। उसके बाद फिर धीरे धीरे बालक 2 माह के बाद भ्रूणावस्था मतलब सबसे पहले उसके हृदय का विकास होता है, और फिर धीरे धीरे वो एक आकार लेने लग जाता है। तो 2 माह तक उसकी भ्रूणावस्था होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे विकास होता है, और 280 दिनों में, नहीं, हाँ, 280 दिनों में बालक का विकास हो जाता है। 280 दिनों में बालक का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, और 280 दिनों में उसका प्रजनन हो जाता है, और उसके बाद उसकी शेषवावस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया थी। गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? तो शेषवावस्था, क्योंकि शेषवावस्था जो होती है, शेषवावस्था किससे संबंधित होती है? शेषवावस्था प्रमुख दूसरी अवस्था है। ठीक है, जब शिशु बाहर की दुनिया में होता है तो वो उसकी शेषवावस्था कहलाएगी, जबकि डिंबावस्था, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, ये सभी अवस्थाएं किसमें कहलाती है? ये सभी अवस्थाएं प्रसव पूर्व की अवस्था होती है। मतलब जब बालक दुनिया में आया ही नहीं होता है उससे पहले, सबसे पहले तो बीजावस्था होती है, फिर डिंबावस्था होती है, फिर भ्रूणावस्था होती है। तो डिंबावस्था की अगर याद रखो तो 0 से 2 माह तक, मतलब 14 दिन तक बच्चा डिंबावस्था में रहता है। उसके बाद फिर भ्रूणावस्था अगर हम बात करें तो 2 सप्ताह से 2 माह तक बच्चा भ्रूणावस्था में रहता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वो मैंने जो बताया है कि आप अपने हिसाब से टेस्ट दीजिए, और जितने नंबर आए उतने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपके अगले वीडियो में बात कर सकूं कि आप कहाँ हो, किस स्तर पर हो, और मैं आपके जो भी विनर रहेगा उसका अगले वीडियो में नाम लूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।